नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी प्रयागराज से। और अब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 5वें फेज़ का, वो बिल्कुल वहीं पहुंचने वाला है। छठे फेज़ में तो प्रयागराज में ही चुनाव होंगे, 5वें फेज़ में लखनऊ और उसके आसपास हो रहे हैं। तो अनुपम जी, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर। तो ये बताएं कि आज एक बड़ी प्रसिद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने भी देखी और मुझे ये देख के समझ में नहीं आया। मैंने भी अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसमें यही सवाल मैंने पूछा कि भाई केजरीवाल को लखनऊ बुला के और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? सर, मैंने ट्वीट किया है आज कि अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ देखें। जिस केजरीवाल के साथ दिल्ली में लोग खड़े होने में उन्हीं की पार्टी के लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, आपने उसको लखनऊ बुला लिया। लखनऊ ही नहीं बुलाया, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करी, आप इस स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे अब देखिए साहब, उत्तर प्रदेश की मीडिया दिल्ली की मीडिया नहीं है जहां कोई केजरीवाल से सवाल नहीं पूछता। वहां जैसे ही अखिलेश यादव ने अपना लंबा चौड़ा भाषण खत्म किया, लोग टूट पड़े। किसी ने अखिलेश से कोई सवाल नहीं पूछा कि केजरीवाल मालीवाल, सीधे सवाल होने लगे। अब अखिलेश यादव सोचे जवाब क्या देते हैं। कहते हैं भाई स्वाति मालीवाल से भी ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं। इमेजिन कीजिए कि ये जवाब अगर किसी किसी भाजपा ने दिया होता कि फलानी या ढिकानी से ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं। उसके बाद लोग कहते नहीं नहीं, आपको नहीं सुना, आप केजरीवाल को दिए। केजरीवाल बीच में बैठे तो अपना माइक उठा के संजय सिंह को दे देते हैं, उन्हें तो कुछ बोलना ही नहीं। नहीं संजय नहीं, सिंह कहते हैं कि साहब, केजरीवाल ने पहले माइक जो है वो अखिलेश की तरफ खिसकाया, फिर उसके अखिलेश बाद तक किसका है, फिर संजय सिंह की तरफ, फिर फिर संजय सिंह के संजय सिंह पास ने आया। मांग लिया, संजय सिंह ने मांगा। हाँ, अब संजय सिंह तैयारी करके आए थे। संजय सिंह, सब आपको दीवार फिल्म में वो याद होगा, वो शशि कपूर लेने जाता है फाइल पे सिग्नेचर, तो अमिताभ बच्चन कहता है पहले इस फाइल पे उसका दस्तखत कराओ, पहले इस फाइल पे उसका दस्तखत कराओ जिसने मेरी माँ को बेवा बनाया, पहले इस फाइल पे उसका दस्तखत कराओ जिसने मुझे चोर बनाया। उसी तरह के संजय सिंह कहने लगते हैं, पहले मणिपुर के लिए माफी मांगो, पहले उन्नाव के लिए माफी मांगो, पहले ये करो, पहले वो करो, तब हमसे स्वाति मालीवाल पे सवाल करो, वरना हम स्वाति मालीवाल पे जवाब ही नहीं देंगे। व्हाट टाइप ऑफ आंसर इज दैट? बैर, और इतना कहते ही केजरीवाल खड़े हो गए और नमस्ते कर ली। भाई हमने जो कह के निकल लिया। मजेदार बात ये कि कल रात को जब वो लखनऊ पहुंचते हैं जी तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद है। जी उन्होंने कहा था कि साहब केजरीवाल साहब बहुत नाराज हैं अपने सेक्रेटरी पीए विभव कुमार से। उन्होंने कहा पार्टी उनको सस्पेंड कर देगी, पार्टी उनसे बहुत नाराज है, केजरीवाल साहब बहुत नाराज हैं। लेकिन जब वो हवाई जहाज से उतरते हैं तो वही पीए विभव कुमार केजरीवाल के साथ उतरता है। और बिल्कुल। अगर आपके पास वो वीडियो है तो उसको जरूर चलाइएगा कि जैसे ही सामने मीडिया को देखते हैं वो धीरे से दाहिने हाथ से भाग जाता है। तो बिना विभव कुमार के आज ये भी बहस चल रही कि साहब आपने तो कहा विभव कुमार से आप नाराज हैं, आपने विभव कुमार से दूरी नहीं बनाई। मैंने कहा साहब विभव कुमार से अगर ये दूरी बना लेंगे तो बंदा सरकारी गवाह हो जाएगा, वो जेल थोड़ी नहीं जाएगा इनके लिए, वो इनके लिए जेल थोड़ी नहीं जाएगा, वो जाके सरकारी गवाह बन जाएगा। किसने मारा, क्यों मारा, किसने मरवाया, किसकी उपस्थिति में क्या हुआ, क्या सबक देगा। तो केजरीवाल उसको अपने साथ लेके घूम रहे हैं। केजरीवाल इसलिए भी उसको अपने साथ लेके घूम रहे हैं क्योंकि आज स्वाति मालीवाल के घर पे दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है, 3 आईपीएस अधिकारी पहुंचे हैं। वो स्वाति मालीवाल से जवाब चाह रहे हैं। स्वाति मालीवाल को एक बात ख्याल रखना चाहिए कि स्वाति के साथ साथ महिला आयोग और महिला आयोग की जैसे तमाम जितने महिला आयोग है देश में, जो तमाम महिलाएं हैं जो महिलाओं के हक के लिए बात करती हैं, उन सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। अब इसके बाद स्वाति मालीवाल अगर 2 फोन कॉल और उसके बाद थाने खुद जाने के बाद भी अगर अपने बयान पे पलट जाती हैं तो स्वाति को मालूम होना चाहिए कि स्वाति सबकी विश्वसनीयता, सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगा देगी। अभी देखना स्वाति क्या कहती हैं दिल्ली पुलिस से। तो साहब वो कल वो पहुंचते हैं, विभव कुमार उनके साथ पहुंच जाते हैं। आज सुबेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तो भी विभव कुमार वहां मौजूद थे, बस वो कैमरे के सामने नहीं थे। तो मतलब किसी ने कहा बेशर्मी तेरा आसरा वाली बात। तो मतलब आप तो कुछ भी कह के पड़ जाते हैं। अब तो अब ये तो कमाल ही हो गया। एक ट्वीट मायावती ने बहुत दिलचस्प किया है संजय सर। उन्होंने कहा है कि महिला आयोग तो ठीक है, राज्यसभा के भी सभापति को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आफ्टर ऑल बिल्कुल आपके बिल्कुल। सांसद आपके, और अब अगर राज्यसभा के सभापति इसका संज्ञान लेते हैं, दिल्ली पुलिस जांच शुरू कर चुकी है, महिला आयोग जांच तलब कर चुकी है विभव कुमार को, और राज्यसभा के सभापति भी करते हैं। अब ये देखना होगा कि विभव कुमार क्या केजरीवाल के लिए जेल जाएंगे कि वादा माफ गवाह बने।
अच्छा, ये बात तो हो गई, लेकिन एक, मेरा जो एक बात और मूल सर, एक प्रश्न बात था और वो सर, आपने उत्तर हाँ नहीं मूल दिया प्रश्न उसका। उसी पे आ रहा हूं साहब। केजरीवाल ने 349 सीट लड़ी थी 2022 में। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 349 सीट्स लड़ी थी। 349 में 349 पे उनकी जमानत जब्त हुई। खाली जमानत नहीं जब्त हुई, जमानत तो 16.66% के नीचे जिसका आता सबकी हो जाती है। पूरे 350 सीटों पर, पूरी 349 सीटों पर उनके प्रत्याशी को नोटा का आधा वोट मिला। नोटा का आधा, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं मैं, आपको फिगर भी बता रहा हूं। नोटा वॉज 0.6 और इनके प्रत्याशियों को मिला 0.3। केजरीवाल ने इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोहराया। तीनों स्टेट में उनको नोटा से आधा वोट मिले। पर दिल्ली के मीडिया, उनसे कोई पूछता नहीं कि साहब आप तो ये 4-4 स्टेट में नोटा के आधे वोट लेके आ रहे हैं। बातें आपकी इतनी बड़ी बड़ी, आईबी ने मुझे बताया कि आपकी सरकार बना रही, सीआईए ने मुझे बताया, क्या क्या बोलते रहते हो यार तुम। इन पे कोई, अच्छा दिक्कत क्या है, एक बड़ा इन्होंने एक चीज मास्टर की है कि साहब चुनाव के समय कुछ भी बोल दो, चुनाव के बाद माफी मांग लो। कौन बचा जिससे माफी नहीं मांगी? जेटली से माफी मांगी, गडकरी से माफी मांगी, कोर्ट में जाके माफी, सबसे माफी मांगते रहे। एक बात जो मेरी समझ में नहीं आई कि अखिलेश यादव को क्या मिला। अखिलेश यादव को उस आदमी को डिफेंड करके क्या मिला जिसके पास अपना कोई वोट ही नहीं उत्तर प्रदेश में। मायावती ने मौके का लाभ उठाया और उन्होंने अखिलेश यादव पे जबरदस्त ट्वीट करके प्रहार किया। उन्होंने कहा कि साहब आप एक ऐसे आदमी के साथ खड़े हैं जिसके ऊपर एक महिला का हैरेसमेंट का आरोप है, आप कैसे खड़े हो सकते हैं इसके खिलाफ? और अब देखिए ट्रेंड कर रहा है महिला विरोधी अखिलेश यादव। तो केजरीवाल किनारे हो गया, आपने उसका कलंक अपने ऊपर ले लिया। ये अखिलेश यादव की राजनीति से। ये राजनीति जो है मेरी भी समझ से परे कि भाई अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में केजरीवाल को बुला के उनके साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है, उनकी पार्टी के साथ में वो कोई सीट नहीं लड़ रहे हैं, हरियाणा में लड़ रहे हैं और सिवाय बदनामी पंजाब के कुछ नहीं दे सकते, सिवाय बदनामी के कुछ नहीं दे सकते। नोटा से आधा वोट है उनके पास, वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। इसीलिए उनको अकललेस कहा जाता है संभवतः। कल तो वो क्लेम कर रहे थे मुझे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनकी 80 में से 79 यानी 79/80 सीट्स आने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। बड़प्पन है साहब उनका कि उन्होंने एक सीट छोड़ दी मोदी की, बड़प्पन है। और जो छोड़ी है वो भी उन्होंने कहा कि उस पर संघर्ष है, ये नहीं कहा कि हार रहे हैं। मोदी की सीट पे संघर्ष है, 79 सीट वो निकाल रहे हैं। बड़प्पन है उनका कि एक सीट छोड़ के बात की। नहीं तो इसमें ये भी जानना आवश्यक है कि ये जो ये कह रहे हैं, तो मुझे तो याद आ रही है 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें भी उन्होंने क्लेम किया था कि वो 400 सीटें जीत रहे हैं। अभी लोगों ने साहब जब पूछा था कि उन्होंने भाई 2019 में उन्होंने महागठबंधन बनाया था तो भी उन्होंने कहा था हम 80 में 80, उस बार तो एक सीट भी नहीं छोड़ी थी। कहा था कि हम 80 में 80 निकाल रहे हैं, 5 सीट मिली थी उनको। और वो तो पुराना नारा याद दिला रहे थे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 5 सीट पे रह गए। तो अब आप ये बताएं कि जो अभी स्थिति चल रही है, अब 4 राउंड तो हो गए। अब ये 4 राउंड तक तो हम आपस में चर्चा भी कर चुके हैं कि 4 राउंड में जो इनकी स्थिति हुई, एक तो थोड़ा-सा अब छन के आ गई होगी बातें। कन्नौज और मैनपुरी में क्या स्थिति है? कहीं ऐसा तो नहीं कन्नौज मैनपुरी में ही बिटिया डूब जाए इनकी? देखिए साहब मैं आपको बताता हूं, मैंने एक वीडियो ट्वीट किया है। वो एक छोटा सा वीडियो बहुत कुछ कहता है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि रायबरेली में एक मामूली सी दुकान में राहुल गांधी को दाढ़ी बनवाते हुए वीडियो बनवाया, क्लीन शेव करवा रहे हैं। कितने आम हुँ, आदमी छोटी सी दुकान में, हुँ, और उसका, और राहुल गांधी दाढ़ी भी बनवा रहे हैं और हजाम से बात भी कर रहे हैं और दुनियादारी, तुम क्या चाहते हो, तो नौकरी वगैरह वगैरह। उस वीडियो को वायरल किया गया। अब जाहिर सी बात है कि अब वो जो हजाम जो नाउ था वो भी स्टार बन गया। अब मीडिया वाले पहुंच गए, तो मीडिया से जो उसकी बात हुई उस वीडियो को मैंने शेयर किया अपने ट्विटर पे। उसमें वो हुँ, कहते हैं कि साहब राहुल गांधी आए थे क्या? हाँ आए थे। कि वो तो कांग्रेस से कैसा, हम तो 4 पुश्तों के कांग्रेसी हैं। हुँ, वो हजाम कहता है कि साहब हमारे तो 4 पुश्तों कांग्रेसी हैं हम तो।
कि आप क्या हमें भी कांग्रेस बहुत पसंद है, तो क्या फिर वोट दे रहे हैं आप राहुल गांधी? तो वोट नहीं देंगे। अच्छा, वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, राहुल को वोट नहीं देंगे। अब आप समझिए, 15 मिनट पहले राहुल वहां से शिफ्ट करा के गए, वोट नहीं देंगे साहब आप। ये ये वीडियो मैंने शेयर किया है। तो ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सोशल मीडिया पे हर बार एक इंप्रेशन बना। देखिए सोशल मीडिया पे क्या क्या इंप्रेशन बने। 2000 इंप्रेशन में 19 से बना भाजपा हार रही है, 2022 में बना भाजपा हार रही है। सोशल मीडिया से फैलाया गया कि मोदी योगी को हटा देंगे, मोदी को योगी के साथ राजभवन में एक फोटो सेशन कराना पड़ा इसके लिए। अच्छा, उसके बाद आप देखिए, किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं, विकास दुबे के चलते ब्राह्मण नाराज हैं, श्रीकांत त्यागी के चलते त्यागी नाराज हैं। 4 नाराजगी आंदोलन हम झेल चुके हैं और चारों के नतीजे भी आप देख चुके हैं। जहां जहां नाराजगी बताई जा रही थी बीजेपी ने स्वीप कर दिया, अब राजपूत नाराज बता रहे हैं। हर बार वो आपको 2 चीज जरूर बताएंगे, एक ना एक समुदाय नाराज है और मोदी योगी को हटा रहे हैं। ये 2 चीज आपकी जरूर चलेगी। उसके बाद अपना बेशर्मी से कहते रहे। अच्छा, आज तो दिग्विजय सिंह यहाँ हमारे यहाँ प्रयागराज में आए, उन्होंने तो सारा मामला ही साफ कर दिया। उन्होंने अच्छा। कहा या तो हम, हाँ उन्होंने एकदम एक लाइन में कहा, उन्होंने कहा हाँ, या तो इस बार हम भाजपा को हरा रहे हैं और हाँ। अगर हम हारे तो ईवीएम झूठी। मैंने ट्वीट किया साहब उनका, मैंने अपने दोपहर, मैं यहाँ प्रयागराज टाइम्स करके अखबार निकालता हूँ, उसका एक आफ्टरनून एडिशन है जिसको मैं खबर दोपहर कहता हूँ। तो मैंने उसको हाँ, ट्वीट, मैंने छापा है उसको, फिर मैंने उससे अच्छा। निकाल के ट्वीट किया है कि दिग्गी राजा ने साफ कह दिया, या तो हम जीते वरना तुम झूठे। ये तो बड़ी जबरदस्त बात कह दी। तो मैंने मतलब आप वो कन्नौज पेशबंदी है मैनपुरी साहब। बता दीजिए थोड़ा। देखें साहब, हेलो। देखें इसको, हम्म, हम्म, इसे देखें जरा, जरा इसे पढ़ें। जी, जन जी, आक्रोश के बाद भी भाजपा जीती तो ईवीएम का खेल होगा। जी, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं साहब कन्नौज पे आते हैं। जी, कन्नौज में बहुत कंटेस्टेड सीट है। पिछली बार जब सुब्रत पाठक जीते भी थे तो मुश्किल से 12,000 वोट से जीते थे। कन्नौज एक ऐसी सीट है जो कि जिसे कहना है पारिवारिक। अच्छा, पारिवारिक सीट क्या होती है ये भी आप समझ लीजिए। अभी मुझे याद है अमित शाह से एक कोई लेडी एंकर इंटरव्यू कर रही थी, बस अब रायबरेली तो उनकी माँ की सीट है। तो अमित शाह ने इतना शानदार जवाब दिया, उन्होंने कहा कि यार इन लोगों ने कह कह के आप लोग की भी जबान खराब कर दी है। माँ की सीट का क्या मतलब, इटली से लाई थी? माँ की सीट का क्या मतलब है, इटली से लेके आई थी रायबरेली सीट? अरे सीट जनता की है भाई। लेकिन मुलायम सिंह एक काम करते थे साहब, चाहे मैनपुरी हो, चाहे जसवंत नगर हो, चाहे बदायूं हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे कन्नौज हो, वो हर जगह से बारी बारी जाके, चाहे संभल हो, हर जगह चुनाव लड़ते थे। जब जीत जाते थे तो वहां से चले जाते थे और अपने परिवार का कोई मेंबर वहां प्लांट कर देते थे। जैसे कन्नौज में उनका लड़का भेज रहा हूँ जिता देना। तो भाई मुलायम सिंह जीते, अखिलेश जीते, फिर डिम्पल को वहां से निर्विरोध जिताया गया। डिम्पल को जब निर्विरोध जिताया गया तो उसके वीडियो सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, जहां पे जीटी रोड से चूंकि सटा हुआ है कन्नौज, तो जीटी रोड पे गाड़ियों को रोक रोक के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तलाशी ले रहे थे कि कोई कोई उम्मीदवार जाके पर्चा ना भर दे। मुख्यमंत्री थे, कुछ भी कर सकते थे। तो अब आप भी देखिए, वहां से निर्विरोध जिताया, फिर डिम्पल वहां से हारी। फिर पिछली बार आप देखिए कि 12,000 से एक मार्जिन रहा है, छोटा मार्जिन। तो इसलिए कंटेस्टेड सीट है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत इस तरह आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने वहां से इमरान करके कानपुर से एक नया लड़का लाके एक नया कैंडिडेट लाके लड़ा दिया। उसको वहां कोई जानता नहीं, बसपा वहां पे फाइट में नहीं है। इसके बाद भी मायावती वहां जाती हैं और पानी पी पी कर अखिलेश यादव पे प्रहार करती हैं। तो ये उन्होंने अपने वोटर को मैसेज दे दिया। उन्होंने कहा मैं अखिलेश से नाराज हूं, भाजपा पे नहीं, सुब्रत पाठक पे नहीं, अखिलेश यादव पे। अगर सुब्रत को तो नाम भी नहीं देती, वो अखिलेश पे प्रहार करती। यानी उन्होंने बता दिया कि नाराज किससे हैं। अब ये उनके वोटर के लिए मैसेज है कि साहब, बहन जी अखिलेश से बहुत नाराज है। अब ऐसे में अगर दलित वोटर मूव कर जाए भाजपा की तरफ, तो अखिलेश यादव वैसे तो सारे चुनाव हारे हैं, 14 हारे, 70 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, लेकिन व्यक्तिगत आज तक वो कोई चुनाव नहीं हारे। वो अपने राजनीतिक जीवन की पहली हार देख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हो जाएगी, लेकिन अगर दलित वोट मायावती की सभा के चलते भाजपा की तरफ मूव कर गया, जैसा कि आपने 2022 में देखा,
मैं 2022 में अक्सर कहता था कि आ रहे हैं अखिलेश, ये नारा नहीं धमकी लगने लगा, तो बहुत दलित वोट भाग गया भाजपा में। ये नारा नहीं धमकी लगने लगा और बहुत ढेर सारा दलित वोट भाग गया भाजपा में। तो अगर वैसा हुआ तो अखिलेश यादव को दिक्कत आ सकती है। मैनपुरी में भी सुन रहे हैं मैनपुरी कि एक ऐसी सीट है जो आज तक कभी समाजवादी पार्टी हारी नहीं, कभी नहीं हारी, मोदी वेव में नहीं हारी, कभी नहीं हारी। लेकिन एक बात आप मानिए कि इस बार मैनपुरी में एक उन्होंने एक अच्छी फाइट दी है, और इसलिए भी आपको नजर आता है कि अखिलेश यादव भी वहां लगे हैं जसवंत नगर की वजह से। शिवपाल, अच्छा देखिए, जब तक मैनपुरी में चुनाव नहीं आता आप अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को एक फोटो फ्रेम में ही नहीं देखेंगे। वो केवल मैनपुरी जाके उनको चाचा कहते हैं, वरना वो उनसे मिलते भी नहीं, तो लेकिन इस बार जयवीर सिंह जिनको टिकट दिया है, तो मैनपुरी का जो खास है, वहां पे ऑलरेडी 3 भाजपा विधायक हैं, जो मैनपुरी खास है वहां पे राजकुमार यादव 2 बार से जीत रहे थे, जयवीर सिंह उनको हरा के आए, तो उन्होंने हैट्रिक रोकी है। मजबूत आदमी है, जम के चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी में जो बसपा कैंडिडेट ने खड़ा किया, उन्होंने एक यादव को खड़ा किया है, यादव वोट कटेगा, पर वो हकीकत ये कि वो बिल्कुल यादव वोट नहीं काट पा रहा है, उसका चुनाव चढ़ नहीं पा रहा है। अब वहां पे भी अगर दलित वोट घबरा के भाजपा की तरफ भागा तो फिर डिम्पल में, नहीं तो डिम्पल जीत सकती हैं। उसमें भी आपको एक चीज देखनी होगी साहब, कि जहां लाखों लाख सीट से जो जीती जाती थी वो सीट, आखिरी चुनाव में मुलायम सिंह उस पर केवल 90,000 सीट पे आ गए, 90,000 वोट पे आ गए। वो अलग बात है कि जब मुलायम सिंह नहीं रहे तो उनकी सिंपैथी के चलते डिम्पल यादव 2.25 लाख वोट से जीती, लेकिन मुलायम सिंह ने जो वहां आखिरी चुनाव लड़ा था उस पर 90,000 उतर आए, लाख के नीचे उनका मार्जिन है। पहली बात। दूसरी बात वहां पे जीत हार से ज्यादा उनको लगता है हमारी पत्नी लड़ रही है, रिकॉर्ड मार्जिन से जीते। धर्मेंद्र यादव को सोचें साहब, बंदे का आजमगढ़ में अपना चुनाव और वो उसको छोड़ के मैनपुरी में घूम रहा है। आप सोचिए, जिस बंदे का आजमगढ़ में अपना चुनाव है वो आजमगढ़ छोड़ के मैनपुरी घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको चिंता की बात है ना। अखिलेश यादव भी घूम रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी घूम रहे हैं, शिवपाल भी घूम रहे हैं, पूरा खानदान घूम रहा है, मैनपुरी कन्नौज। तो हाँ, दे आर वरीड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई खास फैसला आने वाला है। अखिलेश की सीट ज्यादा फंसी है, डिम्पल की सीट उतनी दिक्कत नजर नहीं आती। राइट। अब आते हैं हम 5th और 6th राउंड पे। 6th राउंड आपका प्रयागराज में होगा, 5th राउंड जो है उसमें लखनऊ सेंटर पीस है, और सेंटर पीस लखनऊ तो क्या है, रायबरेली है। रायबरेली का बताएं क्या इस समय क्या इक्वेशन चल रहा है रायबरेली का। अमित शाह जी वहां पहुंच गए, उन्होंने जो है वो आपस में जो अखिलेश सिंह और दिनेश प्रताप सिंह गुट के बीच का जो संघर्ष रहा है पुराना, और उसको स्मूदन आउट करने का प्रयास किया, मनोज पांडे को साथ में लाने का प्रयास किया। तो आपको इस समय रायबरेली कहाँ दिख रही है? रायबरेली में ईमानदारी से मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी सिलेक्शन में चूक हुई है। मुझे लगता है वहां से मनोज पांडे को लड़ाया जाना चाहिए। मनोज पांडे एक ऐसे शख्स है जिन्होंने 2014, 2017, 2022 मोदी वेव में भी अपनी सीट बचा के रखी, जबरदस्त उनकी वहां पे पकड़ है। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी से छोड़ के आते भी हैं और आप उन्हें नहीं देते हैं टिकट, इसीलिए वो इतना नाराज हो गए, घर से नहीं निकले, उनको मनाने के लिए अमित शाह को जाना पड़ा। मनोज पांडे पे बहुत ज्यादा अभी आप देखिए, सोनिया गांधी ने एक गांव गोद लिया था, उस गांव का मैं नाम भूल रहा हूँ, उस गांव की वीडियोस यूट्यूब पे आप देखिए जबरदस्त मात्रा में है। वहां के लोग कह रहे हैं सब सोनिया ने हमको गोद ले लिया और हमको कुछ नहीं किया, हमको एकदम हाई एंड ड्राई छोड़ दिया, हमारे लिए जो कुछ किया मनोज पांडे ने किया। तो मतलब सोनिया के गांव का भी मनोज पांडे केयर कर रहे हैं, तो काफी पॉपुलर हैं, काफी पकड़ है उनकी वहां पे, और मुझे लगता है मनोज पांडे बेहतर उम्मीदवार साबित होते। देख, एक मैं पिछले शो में भी मैंने आपसे कहा था, रायबरेली में आप फिरोज गांधी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। फिरोज गांधी वो शख्स हैं, जहां मैं बैठा हूं वहां से 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर उनकी कब्र है, जिसपे फिरोज जहांगीर गांधी जो लिखा हुआ वो मिट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। और अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि पारसियों का कब्रिस्तान कैसे है, पारसियों को तो वो कुएं में लटका के और पक्षियों के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि साहब वो कुआं सिर्फ मुंबई में है, बाकी जगह उनके कब्रिस्तान ही है। तो यहाँ पे एक जमाने में बड़ी थ्राइविंग पारसी पॉपुलेशन हुआ करती थी, 50,000 लोगों की। वो कम होते होते भी पिछले साल मुझे पता चला था 11 बचे, फिर 8 बचे, फिर 3 बचे। अभी
प्रयागराज में एक भी पारसी नहीं है। तो उनका यहाँ जो फायर टेम्पल है उसमें आग जलती रहे, इसके लिए मुंबई से एक पारसी पुजारी को बुलाया गया है। वो बेचारा कई एकड़ में बने हुए इस फायर टेम्पल में अकेला रहता है और आग जलाता रहता है। तो अब यहाँ कोई पारसी बचा नहीं, वहां कोई दिया मोमबत्ती जलाना तो बहुत दूर की बात है। उनकी कब्र पे जो फिरोज जहांगीर गांधी लिखा है वो भी मिट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आज तक में इंदिरा, संजय, राजीव, राहुल, सोनिया, प्रियंका, कोई झांकने नहीं गया। उसके बाद लोग फिरोज गांधी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, लोग अभी आपका मुकद्दर है। राहुल गांधी, चुनाव इतना आसान इनका नहीं रहने वाला है। और जिस तरह की गांधी फैमिली जिस तरह की जीत की आदी है लाखों में, वो तो डेफिनेटली नहीं होने वाली है। और एक चीज और सोचने की है साहब, सोनिया गांधी यहीं से 5 लाख वोट से जीतती थी, 4 लाख वोट से जीतती थी। आखिरी चुनाव में सोनिया की जीत भी 1.5 लाख पे आ गई थी। जब राहुल गांधी की जीत अमेठी में 1.5 लाख पे आई थी 2014 में, तभी कहा गया था कि सब आप खतरे में, और 2019 में वो हार गए। सोनिया की भी जीत यहाँ पे 1.5 लाख पे आ चुकी थी। तो और अब सोनिया है भी नहीं, बहरहाल राहुल वहां पे हैं। वादे आप सुन ही रहे हैं, जो 1 लाख रुपया साल में देने की बात कर रहे थे। अभी मैंने कल देखा एक सवाम कह रहे थे 1 लाख रुपया महीना दूंगा। तो मतलब वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप जानते हैं उनके तो कोई टैक्स ही नहीं है इस सवाल पे। तो 1 लाख रुपए महीना देने पे आ गए। तो और अब बात ही खटाखट 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 खटाखट, ये इनका एक नया आ गया, खटाखट खटाखट है। और उनका एक अपना मोदी गया लिख के रख लो, मोदी गया। अब ये सब उनको पता नहीं कौन समझा देता है। ये सब सब वाह साहब, क्या डायलॉग डिलीवरी, मजा आ गया। वो मैंने आपको उस बार्बर का, उस हजाम का आपको इंटरव्यू बताया ही। तो राहुल गांधी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी सीट बहुत फंसी हुई है। मनोज पांडे बेहतर प्रत्याशी होते। राहुल गांधी इतने लंबे समय से 3 बार छोड़ के लगातार 1952 से केवल 3 बार भाजपा हारी, कांग्रेस हारी उस पर। लेकिन मैं आपको आपको भूलना नहीं चाहिए, इसी सीट से इंदिरा जी भी हार चुकी है, सतीश शर्मा हार चुके हैं। हाँ, तो लेकिन राहुल गांधी इज नॉट वेरी हैप्पी। और समझ रहे हैं कि अच्छा, देखिए इसीलिए मैं गिनाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करते हैं तो साथ में पूर्वांचल को ध्यान में रखते हुए एक कुर्मी, एक कुशवाहा, एक ब्राह्मण, वो ब्राह्मण भी नॉर्मल ब्राह्मण नहीं, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण, जिनका मठ है जिसमें लाखों लोग आते हैं दक्षिण भारत से। आप सुनिए, एक कुर्मी, एक कुशवाहा, एक ब्राह्मण और एक गैर जाटव दलित सोनकर, ये उनका कॉम्बिनेशन मैसेजिंग होती है। राहुल यादव गांधी जब नामांकन करते हैं तो मम्मी, दीदी, जीजा जी और रबर स्टैंप उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये जब अखिलेश यादव वो करते हैं तो उनके चाचा, मतलब ये आप वैसे भी तो देखिए। एल्बम देखते ही हुए तो वीडियो चल रहा है आजकल भी। हाँ, बस ऐसे ही है उनका तो सब फैमिली के उस पर चल रहा है। अच्छा, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, राहुल अगर यहाँ से जीतते भी हैं तो इट विल बी अ वेरी नैरो मार्जिन जीत। और मैं मान के चलता हूँ कि अगर मनोज पांडे लड़े होते तो स्थितियां बहुत ही दुरूह और बहुत ही मुश्किल की हो गई होती। और राहुल गांधी अगर जीतेंगे भी तो उनको एक बात तो समझ में, आज दावे से कह रहा हूं कि किसी भी गांधी परिवार के सदस्य की रायबरेली से ये आखिरी लड़ाई है। हार जाएंगे तो छोड़ देंगे, जीत जाएंगे तो छोड़ देंगे, क्योंकि वो जीत कन्विंसिंग नहीं होगी। अमेठी का क्या सोच रहे हैं? अमेठी में तो कोई कंटेस्ट ही नहीं है सर। वो के शर्मा को भी कोई नहीं पहचानता, जिन लोग को लेके गए थे उनको भी कोई नहीं पहचानता। कभी कहते हैं कि मैं परिवार का नौकर हूँ, कभी कहते हैं मैं परिवार का नौकर नहीं हूँ। सोनिया गांधी के सामने स्पीच दे रहे थे तो मंच से कहते हैं मैं सोनिया जी के सामने बोल नहीं पाता हूँ। कभी आज तक सुना है आपने कोई प्रत्याशी अपने नेता के लिए कहे मैं इनके सामने बोल नहीं पाता हूँ? तो उनका कोई मैच ही नहीं है, कोई कंटेस्ट ही नहीं है। वो ठीक है, अपना बोल रहे हैं वहां पे। अब देखिए इधर आप, स्मृति ईरानी बहुत खामोश हो गई। उनके भी चुनाव का सब मजा खत्म हो गया। अब किससे लड़े, कहाँ लड़े। तो मतलब 5वें फेज में केवल एक रायबरेली इंटरेस्टिंग है, बाकी सब वन वे है। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि इन्होंने मैनेज कर लिया, ब्रजभूषण शरण सिंह को भी मैनेज कर लिया और के बेटे को टिकट दे दिया। एक ये भी मैं वहां पे इसको जो एक ये थोड़ा सा भी बता दूं सर, देखिए बड़े बहुत ढेर सारे मिसकंसेप्ट। धनंजय सिंह, धनंजय सिंह, धनंजय सिंह की वजह से जौनपुर में क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि तो भैया आंकड़े देख लो, 2014 में धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं और भाजपा जीत जाती है। 2019 में धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बैठ जाते हैं और भाजपा हार जाती है। यानी जब धनंजय भाजपा के साथ थे
भाजपा हार गई। जब धनंजय भाजपा के खिलाफ थे, भाजपा जीत गई। हार इसलिए गई क्योंकि वहां श्याम सिंह यादव को टिकट मिल गया। श्याम सिंह यादव को बसपा ने खड़ा कर दिया। महागठबंधन का जमाना था, महागठबंधन में हर जगह वोट ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन जौनपुर यादव बाहुल्य है, तो जो सपा का यादव वोट था वो भी श्याम सिंह के पीछे लग गया, श्याम सिंह जीत गए। अरे भाई, अगर धनंजय सिंह लड़ते भी तो उनका वही 70-80 हजार वोट है, वो लोकसभा में पाते हैं, विधानसभा में पाते हैं। तो आप साथ थे हमारे तो हम हार गए, आप खिलाफ थे हमारे हम जीत गए। तो धनंजय सिंह मैटर नहीं है वहां, मैटर ये करता है कि जो पिछली बार महागठबंधन था और इस बार महागठबंधन नहीं है। पिछली बार वोटों का डिवीजन नहीं हुआ था, इस बार वोटों का डिवीजन हो रहा है। दलित वोट एक ऐसा वोट है, आज की तारीख में विपक्ष की भूमिका में यहाँ पे कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। ऐसे में हर सीट पे पिछली बार जो आपको दलितों के 50,000 से लेकर 3 लाख 4 लाख वोट मिले थे, उसका खसारा कैसे पूरा होगा, उसका लॉस कैसे पूरा होगा। पिछली बार जो बिल्कुल भी मुस्लिम वोटों का डिवीजन नहीं हुआ था, इस बार हो रहा है, उसको आप कैसे रोकेंगे। पिछली बार आपके साथ पल्लवी पटेल थी, आपके साथ कौन, राजभर तो शायद इधर थे, पल्लवी पटेल थी, निषाद पाटिल थी, जयंत चौधरी थे, ये सब आपके विपक्ष में खड़े हुए या भाजपा के साथ खड़े हुए। ये खसारा कहां से पूरा होगा। हवा में आप पतंगबाजी करते चले, उसका कोई। अब राजा भैया को देख लें साहब, राजा भैया के ऊपर बहुत डिपेंड करता है भाई, इसलिए कि कौशाम्बी में जो चुनाव हो रहा है उसमें 2 सीट कुंडा और बाबागंज, दोनों पे, एक पे राजा विधायक है, एक पे उनका अपना कार्यकर्ता विधायक है सरोज। तो ठीक है, कौशाम्बी में असर उनका होगा, मैं मान सकता हूं, पर प्रतापगढ़ में आप कैसे कहते हैं असर होगा। प्रतापगढ़ में भाई देखिए, राजा भैया का और धनंजय सिंह का जो वोट है वो बीजेपी के साथ कॉमन है। इसको मैं साबित करता हूं। राजा भैया जब कुंडा से विधायकी लड़ते हैं और जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है। राजा भैया जब सांसदी लड़ाते हैं गोपाल जी को और भाजपा जीतती है तो गोपाल जी की जमानत जब्त हो जाती है। यानी राजा जीते तो भाजपा की जमानत जब्त, और भाजपा जीती तो राजा की जमानत जब्त। दे एंजॉय द सेम वोट बैंक। यही बात वहां पे धनंजय सिंह के साथ है। तो एक बार जब आप खुद नहीं लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका वोट बैंक, जिसको आप बीजेपी के साथ कॉमन रूप से शेयर कर रहे हैं, या तो आप खुद लड़ें और वोट काटें। पिछली बार जब गोपाल जी लड़े थे उनकी जमानत जब्त हुई थी, लेकिन 45,000 वोट मिला था उनको। वो 45,000 वोट भाजपा का कटा था, संगम लाल गुप्ता का। लेकिन अगर आप खुद नहीं लड़ रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग अपनी मर्जी से स्वतंत्र हैं, तो भैया वोट बैंक तो बीजेपी का, वो बीजेपी में लौट जाता है। ओके, तो इसलिए वो जो कौशाम्बी के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है वो भी कुछ नहीं है। कौशाम्बी पे प्रश्न चिन्ह वाजिब है, उसका कारण है विनोद सोनकर से व्यक्तिगत रूप से लोग नाराज जी। हाँ, जो भाजपा सांसद है। व्यक्तिगत नाराजगी है। वैसे तो कौशाम्बी से केशव प्रसाद मौर्य भी हार गए थे, आपको ध्यान। केशव प्रसाद मौर्य हार गए, वो एक अलग परिस्थितियां थी, वो एक बहुत नैरो मार्जिन से हार गए। पल्लवी पटेल जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया, जो अपने आप को जायंट किलर कहती हैं, उसी चुनाव में पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से सिराथू की सीट निकाली। उसी चुनाव में पल्लवी पटेल ने अपना दल जो उनका अपनी पार्टी है, उससे 6 कैंडिडेट खड़े किए, 6 के 6 हार गए। वही पड़ोस में हार गए, सब हार गए। तो यानी वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन रेयर बन गया, एक मौके की बात थी। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं कि 2022 का चुनाव एक वाटरशेड इलेक्शन इस मामले में है कि पहली बार कुर्मी वोट बहुत उभर के आया। उसने इतनी स्ट्रैटेजिक वोटिंग की, आपको बताऊं संजय सर, कि इतनी स्ट्रैटेजिक वोटिंग, भाजपा में सबसे ज्यादा कुर्मी है, सपा में सबसे ज्यादा कुर्मी विधायक हैं, और तो और कांग्रेस ने जो 2 सीट जीती उसमें भी एक कुर्मी। उन्होंने कहा जहां कुर्मी एक ताकतवर खड़ा उसको लड़ा दो, जिता दो। ऐसे वो पल्लवी पटेल जी। तो कौशाम्बी एक 5th फेज में आप देखते हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह है, इट इज अ कंटेस्टेड सीट। लेकिन फिर मैं कहता हूं ना कि बहुत कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जो करते नहीं। मैं फिर से प्रोग्राम खत्म होने से पहले उस हजाम का इंटरव्यू बताऊं, तो मैं, राहुल गांधी आए थे, हाँ आए थे, कैसे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, कांग्रेस को पसंद करते हो साहब, हम 3 पुश्त के कांग्रेसी हैं, तुम कैसे हो, तुम भी कांग्रेसी हो, हाँ हम भी कांग्रेसी हैं, राहुल को वोट दोगे, नहीं देंगे। तो अगर उससे वो 5वां सवाल नहीं पूछा गया होता तो आप यही मान के चलते कि वो वोट राहुल गांधी को जा रहा है। अच्छा, अगले राउंड में, छठे राउंड में आपके प्रयागराज में भी वोटिंग होगी, प्रयागराज के आसपास भी होगी
फूलपुर, भदोही, जौनपुर, ये सारा पूरा का पूरा एरिया जो है सेफ ये भाई, ये चलेरा सेफ में। जोन है, सेफ जोन, सेफ जोन। तो इसमें ये जोन कहा है, जा रहा प्लस है कि साहब अपना जैसे वो अपना अपना दल भी साथ में है, अपना दल वो अनुप्रिया पटेल साथ में है, और यहाँ हर सीट पे कुर्मी वोट नजर आता है। देखिए, जिस तरह आप अपना दल को लेके चल रहे हैं, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन में कुर्मी को पिछली बार भी रखा, इस बार भी रखा, क्योंकि उन्हें मालूम है पूर्वांचल में कुर्मियों का क्या फर्क पड़ता है। उसी के मुकाबले आप अखिलेश यादव को देखें कि जब वो जाते हैं कन्नौज लड़ने, तो वहां उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे गड़रिये बहुत ज्यादा है, पाल जिनको कहते हैं। तो क्या करते हैं, 8 साल से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष चले आ रहे थे नरेश उत्तम पटेल, उनको बर्खास्त करके उनकी जगह श्यामलाल पाल को अपॉइंट कर देते हैं। अरे यार, जब चुनाव पूर्वांचल चल रहा है तो तुमने अपने 8 साल का प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया। मतलब आप सोचे जरा से, पल्लवी पटेल को तुम पहले ही भगा चुके हो, पल्लवी पटेल को तुम पहले ही भगा चुके हो, नरेश उत्तम पटेल को भी तुमने हटा दिया, और चुनाव पहुंच रहा है कुर्मियों के गढ़ में। मतलब आप देखें कि हर बार अपना पूरा चार प्रस्तावक बदल देते हैं मोदी, लेकिन एक पटेल जरूर रहता है उसमें, क्योंकि उन्हें मालूम पूर्वांचल में पटेलों की क्या भूमिका है। तो तुमने पल्लवी को पहले भगा दिया और अब नरेश उत्तम को भी हटा दिया। जब तो आप इसको समझे, यहां से लेके मिर्जापुर तक, दक्षिणांचल तक ये कुर्मियों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और अपना दल इनके साथ है। पल्लवी पटेल की राजनीति खत्म हो चुकी है, वैसे भी वो अखिलेश के साथ नहीं है, जहां जाती है वो यही कहती है किसी को जिता देना, अखिलेश को मत जिताना। मेरा बहुत बेइज्जती की है, कुर्मी लड़की की बड़ी बेइज्जती की, हर जगह वो रोना रोती है। ले दे के आस पास एक कुर्मी नेता था नरेश उत्तम पटेल, उसको अपने बीच चुनाव बर्खास्त कर दिया 8 साल बाद। आजमगढ़ में क्या होगा? आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी डेफिनेटली हैज एन एडवांटेज। उन्होंने, बसपा ने एक मुस्लिम कैंडिडेट पे लड़ाया है, पर उसमें गुड्डू जमाली वाली बात नहीं है, और देखना होगा कि कितना वोट कटेगा, कैसे कटेगा। और आजमगढ़ में थोड़ा सा वो कॉम्प्लिसेंट भी है समाजवादी पार्टी। आप देखेंगे कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ छोड़ के कभी मैनपुरी नजर आते हैं, कभी कन्नौज नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं हम जीत गए, लेकिन हाँ, आजमगढ़ एक कंटेस्टेड सीट है जिसमें एडवांटेज समाजवादी पार्टी। आजमगढ़, अच्छा। जौनपुर आप बता ही चुके हैं, जौनपुर का वैसे भी अब तो धनंजय भी बैठ गए, उन्होंने भी। जौनपुर इज अ केक वॉक। जी, जौनपुर इज अ केक वॉक, दैट इज इंटरेस्टिंग। और आई टेल यू वाई। समाजवादी पार्टी आपके सामने लड़ रही है, यादवों का गढ़ है, और तुमने एक यादव का ना देके बाबू सिंह कुशवाहा को दे दिया। वहां के यादव नाराज है कि साहब ये तो यादव की सीट थी, आप बाबू सिंह कुशवाहा को दे दिया। तो समाजवादी पार्टी के जो यादव हैं, वो बसपा के श्याम सिंह यादव से जोड़ रहे हैं, वो भी पूरी तरह नहीं जोड़ रहे हैं, कुछ पोर्शन जोड़ रहा है, कुछ सपा में जा रहा है। तो यानी यादव वोट में ही डिवीजन हो गया, यादव वोट में ही डिवीजन हो गया। दूसरी बात, जो छत्री थोड़ा बहुत धनंजय सिंह के साथ जा सकते थे, धनंजय सिंह तो अब बाकायदा भाजपा के प्रवक्ता जैसे बात कर रहे हैं, तो वो वापस भाजपा में आपको नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं केक वो। ओके, चलिए ये हो गया। और तृणमूल कांग्रेस की क्या स्थिति है साहब? तृणमूल कांग्रेस की स्थिति जैसे वो मरीज का ऐसे नब्ज देख के या फिर फीवर लेके बताता है ना कि शरीर में क्या गड़बड़ी, डॉक्टर, तो ममता का जो फीवर है वो बताता है कि टीएमसी कैसा चल रहा है। जब ममता एकदम बुरी तरह बौखला के आए बाएं शायद बोलने लगती हैं, तो आप समझिए कि ऑल इज नॉट वेल इन मैं टीएमसी। भदोही सीट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब अभी तो तृणमूल मतलब वो कांग्रेस क्यों लड़ रही है ना वहां। वो क्यों लड़ रही हैं। अच्छा, अब देखिए, इसीलिए अभी ये बात जो केजरीवाल से शुरू हुई थी अखिलेश यादव की, वही मैं कहता हूँ। तुम यार ममता बनर्जी को लाके यहाँ प्रचार कराते हो, उनका क्या वोट है यहाँ पे। तुम अपना राष्ट्रीय अधिवेशन, अच्छा देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन जो पार्टियां करती हैं उसके लिए एक साइट चुनती हैं, उससे मैसेजिंग होती है। अखिलेश यादव 3 बार से अपना राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में कर रहे हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में होने का क्या सेंस है, आप बताइए। कोई सेंस है? ममता का क्या वोट है उत्तर प्रदेश में, सपा का क्या वोट है बंगाल में। हाँ, ये तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बड़ी जोर शोर से लोग कह रहे हैं कि साहब की जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो हार सकता है भदोही से।
एक तो बहुत ईमानदार बात यह है कि भाई समाजवादी पार्टी का जो वो हर बार ये फिजा बनती है कि नहीं बनती, साहब आप बताएं। 2022 में बनी थी कि नहीं बनी थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो गए। 2019 में बनी थी कि नहीं बनी थी कि भाजपा हार गई। तो वो अब सपा का वोटर इतना वोकल है, इतना वोकल है, इतना हल्ला मचाता है। मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे बैठता हूँ सर, और वहां या सपा के वोटर आके मेरे को गालियां बकना शुरू कर देते, धड़ 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 धड़। एक भाजपा का वोटर नहीं बोलता, फिर सपा का वोटर धड़ा धड़ गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो सपा का वोटर इतना वोकल है कि अगर आवाज की ऊंचाई और आवाज की पिच से अगर जीत हार हो रही होती, तो आप समझिए कि बहुत पहले अखिलेश यादव प्रधानमंत्री हो गए होते। हाँ, लेकिन अब ये भी देखने में आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो कहीं समाजवादी के सपोर्ट में तो नहीं जा रही है, लेकिन उनके समाजवादी जो पास है देने वो को जो है है क्या, 2% वोट था उनके पास। कांग्रेस का सपोर्ट किया और कांग्रेस का विरोध किया। वो 2% जो वोट है, वो भी कुछ रामपुर खास से आ जाता है, प्रमोद तिवारी के यहाँ से, कुछ कहीं से आ जाता है। उनका तो कहीं कोई कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगले 5-6 राउंड में भी इनकी कोई इक्की दुक्की सीटों के अलावा कोई विशेष परिस्थिति बनती नहीं दिखाई पड़ रही। प्रयागराज में उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस की टिकट पे लड़ रहे हैं। उनके लिए आज दिग्विजय सिंह आए हैं। जब से दिग्विजय सिंह आए हैं, मैंने एक ट्वीट किया, वो वायरल भी हो रहा है। दिग्विजय सिंह वही हैं जो कहते थे मैं जहां जिस प्रत्याशी के लिए जाता हूं उसका वोट कट जाता है, मुझे मत ले चलो। क्या सोच के दिग्विजय सिंह आए। देखिए, प्रयागराज के ये आपके शहर जो है, ये फूलपुर की जो सीट है, इसमें मेरे ख्याल से 3 कॉन्स्टिट्यूंसी तो शहर की या 2? 3 अब वो नए परसीमन में बहुत ढेर सारा अलग अलग हुआ है। आदि कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें हो गई, ऐसे हो गई, बहुत ढेर सारा उसमें चेंजेस हुआ है। फूलपुर में अब आप मानिए इलाहाबाद पूरा पूरा आधे से ज्यादा शहर चला गया। तो वो एक तरह से अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी ही हो गई है। बहुत ज्यादा, अभी तक टोटल रूरल थी। फूलपुर वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से जवाहरलाल नेहरू जीते, विजय लक्ष्मी पंडित जीती, जहां से काशीराम चुनाव लड़ते थे, जहां पे अतीक अहमद जैसे माफिया जीते। वो अब तक एक रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। 2009 से नई परसीमन में वो बहुत ज्यादा अर्बनाइज हो गई। अभी भी रूरल एरिया है पर वो अर्बन भी हो गई। हम्म। हाँ, तो क्या फूलपुर है, शायद उसमें हंडिया है। उसे फूलपुर है, ये शहर पश्चिमी है, शहर उत्तरी है। शहर उत्तरी वो इलाका है जहां आपकी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। हम्म। पापा मऊ है। तो वो, हाँ, तो वो तिला वो आप देख ही रहे हैं, वो इलाका पूरा का पूरा। नहीं पापा नहीं, वो जो पूरा आपका बघाड़ा, अल्लाहपुर, दारागंज, ये सब। जी जी। और कौन सा क्षेत्र उसमें? फिर उधर आगे आ गया साहब, आपके जमाने में नहीं रहा होगा यहाँ पे, ये सुलेम सराय के आसपास बहुत ढेर सारी बस्ती बस गई है। और वो मुंडेरा और ट्रांसपोर्ट नगर एंड ऑल दैट, यू वुडंट बी नोइंग ऑल दोस एरिया। हाँ, अशोक उस टाइम नगर, पे तो अशोक नगर, मैं सिविल वैसे भी सिविल लगभग सिविल 3 लाइंस। महीने 3 महीने ही रहा था वहां पे। हाँ, तो सिविल लाइंस इसीलिए मैंने फूलपुर में आ यूनिवर्सिटी गई। का जिक्र किया। हाँ, करीब करीब आधी आधी। वही जीटी रोड क्रॉस होती है साहब इलाहाबाद के थ्रू, आपको याद होगा। तो जीटी जी। रोड का एक बाईपास क्रॉस होता है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बगल से जाता है। तो बाईपास के एक तरफ का हिस्सा दाहिने तरफ पे इधर जाएंगे तो हिस्सा फूलपुर में, और बाई तरफ का हिस्सा इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र। अच्छा अच्छा। तो ये तो चलिए, पहले तो रेलवे लाइन डिवाइड करती थी, अब हाईवे डिवाइड करने लगे, ये रेलवे लाइन पहले भी कॉन्स्टिट्यूएंसी। डिवाइड करती थी, और अभी चूंकि उसका एक जीटी रोड का एक बाईपास बना दिया, जीटी रोड बीच से जाती थी, उसमें बहुत ट्रैफिक होता था, एक बाईपास बना दिया। तब वो बाईपास के दो तरफ आप मान लें कि फूलपुर और इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी नजर आती। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 79/80 बोल रहे हैं, तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये 79/80 जो है ये एनडीए की आ जाए बजाय इनके आने की। देखिए, मैं आपको अपना बॉल पॉइंट फिगर दे रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ, और मैं अपनी बात के साथ स्टार्ट करूंगा। आज मैं आपके शो पे कह रहा हूँ कि पिछली बार 64 सीट एनडीए की आई थी उत्तर प्रदेश में। 64 से 65 हो सकती है, 63 नहीं होगी।
अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट तो साहब फिर बहुत डेंजरस हो जाती है, वो तो जाने दे। 79। अपर लिमिट तो नहीं, अपर लिमिट क्या है भाई, फिर अपर लिमिट कौन सेफ है भाई, अखिलेश जी कौन ने कह सेफ दिया है? ना 79। अपर लिमिट में तो इस तरह समझिए ना कि जैसे केजरीवाल के राज में स्वाति मालीवाल सेफ नहीं है, तो इस तरह अपर लिमिट में यहाँ कोई सेफ नहीं है। चलिए, तो फिर आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आपका थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।